क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी का बच्चा हमेशा हाथी ही क्यों होता है? या हमारी शक्लें हमारे पेरेंट्स से क्यों मिलती हैं, पर हम बिल्कुल उनके फोटोकॉपी नहीं होते? यहाँ दो शब्द आते हैं। इनहेरिटेंस, वो प्रोसेस जिससे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। और वेरिएशन, वो डिग्री जिससे बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। इन दोनों की पढ़ाई को हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स की शुरुआत हुई एक मैथ लविंग बायोलॉजिस्ट से, ग्रेगर मेंडल। इन्होंने 7 साल 1856 से 1863 तक गार्डन पी यानी पाइजम सतीवम पर एक्सपेरिमेंट्स किए। मगर मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों चुना? क्योंकि उसमें साफ साफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दिखते थे। मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए, जैसे सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज तैयार की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मेंडल के लॉस। मेंडल ने जब एक टॉल कैपिटल टी और एक ड्वार्फ स्मॉल टी प्लांट को क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल मिले। उन्हें हैरानी हुई कि ड्वार्फनेस कहाँ गई। जब उन्होंने F1 की सेल्फिंग करवाई यानी सेल्फ क्रॉस कराया तो F2 में 3 टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट मिला। यहां से दो लॉज निकले। एक, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये हमें बताता है कि कैरेक्टर्स फैक्टर्स यानी जीन्स के जरिए कंट्रोल होते हैं, जो पेयर्स में होते हैं। इनमें से एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव। दो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ कहता है कि गैमीट्स बनते वक्त ये फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। गैमीट हमेशा प्योर होता है, उसमें सिर्फ एक ही एलील होता है। मेंडल के बाद पता चला कि हर चीज सीधी नहीं होती। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डॉग फ्लावर एंटीराइनम मैजस में जब रेड और वाइट फूल को क्रॉस किया गया तो बच्चा पिंक निकला। यहाँ फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों 1:2:1 होते हैं। को डोमिनेंस, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग। हमारे ब्लड ग्रुप्स को जीन आई कंट्रोल करता है, जिसके 3 एलील्स हैं, IA, IB और I। जब IA और IB साथ होते हैं तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल एलीलिज्म, क्योंकि यहाँ 2 से ज़्यादा एलील्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स लिए, जैसे सीड कलर और सीड शेप, तो उन्हें F2 में रेशियो मिला 9:3:3:3:1। इससे आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कहता है कि एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर से बिल्कुल आज़ाद इंडिपेंडेंट होता है। इसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट डिवरीज, कॉरेंस और वॉन शर्माक ने मेंडल के काम को दोबारा खोजा। फिर सटन और बोवेरी ने कहा कि जीन्स और क्रोमोसोम्स का बिहेवियर बिल्कुल सेम है। इसे कहते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन इस थियरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। उन्होंने फ्रूट फ्लाइज यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काम किया। मगर उन्होंने ड्रोसोफिला ही क्यों लिया? क्योंकि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर उग सकती हैं। इनकी लाइफ साइकिल सिर्फ 2 वीक्स की है और ये एक ही मीटिंग में बहुत सारी संतान पैदा करती हैं। इनमें मेल और फीमेल साफ अलग दिखते हैं। मॉर्गन ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की खोज की। उन्होंने बताया कि अगर जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बहुत पास पास हैं तो वो साथ ही रहेंगे, जिसे लिंकेज कहा गया, और अगर दूर हैं तो वो अलग हो जाएंगे, यानी रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन के स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने क्रोमोसोम्स पर जीन्स की पोजीशन बताने के लिए जेनेटिक मैप्स बनाए। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पर। दुनिया में सेक्स डिसाइड करने के अलग अलग तरीके हैं। XXXY टाइप। ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में यहां मेल हेट्रोगेमेटिक है, यानी X और Y स्पर्म बनाता है। XXXO टाइप, ये ग्रास हॉपर में होता है। यहां भी मेल हेट्रोगेमेटिक है, पर उसके पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है। ZZZW टाइप, ये बर्ड्स में होता है। यहां फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, ये VVIP पॉइंट है। हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, हनीबीज में मेल ड्रोन हैप्लॉइड N=16 होता है और बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, इसलिए इसे पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे।
जबकि फीमेल डिप्लॉयड 2n बराबर 32 होती है। म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स। डीएनए सीक्वेंस में अचानक बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। 1. पॉइंट म्यूटेशन, जब एक सिंगल बेस पेयर बदल जाए, जैसे सिकल सेल अनीमिया। 2. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जब बेस पेयर्स डिलीट या ऐड हो जाएं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं। 1. मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो एक सिंगल जीन में गलती से होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, जिसमें खून नहीं जमता। सिकल सेल अनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव, जिसमें हीमोग्लोबिन की शेप बदल जाती है। ग्लू की जगह वेलिन आ जाता है 6th पोजीशन पर। फीनाइल कीटोनूरिया, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म और थैलासीमिया। 2. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जो पूरे क्रोमोसोम के घटने या बढ़ने से होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपी हो जाती हैं, ट्राइसोमी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, 1740 XXY। इनमें फीमेल कैरेक्टर्स गायनाकोमास्टिया दिखते हैं। टर्नर सिंड्रोम, फीमेल में एक एक्स कम हो जाता है, 45 XO, वो स्टेराइल होती हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और मेंडल के फैक्टर्स का उसमें क्या रोल था। पर उस वक्त ये साफ नहीं था कि असल में वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगले 100 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार ये साबित हो गया कि ज़्यादातर जीवों में डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो सारी जानकारी कैरी करता है। वैसे तो लिविंग सिस्टम्स में 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, जबकि आरएनए भी कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन इसका असली काम एक मैसेंजर यानी संदेशवाहक की तरह होता है। इसके अलावा आरएनए एडेप्टर, स्ट्रक्चरल और कभी-कभी कैटालिटिक मॉलिक्यूल यानी रिएक्शंस को तेज करने वाले वर्कर की तरह भी काम करता है। इस पूरे चैप्टर में हम डीएनए का स्ट्रक्चर, उसका रेप्लिकेशन, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है यानी ट्रांसक्रिप्शन, और कैसे प्रोटीन्स बनते हैं यानी ट्रांसलेशन को बहुत डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। डीएनए असल में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुत लंबा पॉलीमर है। इसकी लंबाई इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स हैं। जैसे एक बैक्टीरियोफेज फाइंटर इरिक्सो 74 में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बैक्टीरिया फेज लैम्डा के पास 48502 बेस पेयर्स हैं, जबकि बैक्टीरिया एशेरिचिया कोलाई में 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स होते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे हैप्लॉइड कंटेंट में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स मिलते हैं। अब थोड़ा गहराई में जाकर समझते हैं कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी कैसे होती है। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 मेन हिस्से होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक पेंटोस शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स यानी एडिनिन ए और ग्वानिन जी, और पिरिमिडिन्स यानी साइटोसिन सी, यूरेसिल यू और थाइमिन टी। याद रखना कि साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, लेकिन थाइमिन सिर्फ डीएनए में मिलता है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में। जब एक नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के एक सी कार्बन से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़ता है तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जैसे एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन। और जब इस न्यूक्लियोसाइड के 5 प्राइम सी कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है फॉस्फोएस्टर लिंकेज के जरिए, तब जाकर बनता है एक पूरा न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़कर एक डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयार कर देते हैं। इस चेन के एक सिरे पर 5 प्राइम एंड पर फ्री फॉस्फेट होता है और दूसरे 3 प्राइम एंड पर फ्री ओएच ग्रुप होता है। जो डीएनए की रीढ़ या बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है और नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ निकले हुए होते हैं,
डीएनए और आरएनए में एक बड़ा फर्क ये भी है कि आरएनए में शुगर के 2 प्राइम पोजीशन पर एक एक्स्ट्रा माइनस ओएच ग्रुप होता है और उसमें थायमीन की जगह यूरेसिल मिलता है, जिसे 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। डीएनए को सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मीशर ने पहचाना था और उसे न्यूक्लिन नाम दिया था, लेकिन इसकी पेचीदा बनावट की वजह से इसे समझना बहुत मुश्किल था। आखिरकार 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के आधार पर डीएनए का मशहूर डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया। इस मॉडल की सबसे बड़ी बात थी बेस पेयरिंग। इरविन चारगाफ ने बताया था कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन और थाइमिन का रेशियो और ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो हमेशा बराबर और एक होता है। ये बेस पेयरिंग ही डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री बनाती है, जिसका मतलब है कि अगर आपको एक स्ट्रैंड के बेस पता हैं तो आप दूसरे स्ट्रैंड को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी खूबी की वजह से डीएनए अपनी हूबहू कॉपी बना सकता है। वॉटसन और क्रिक के इस डबल हेलिक्स मॉडल की कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली ये कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना है, जहां बैकबोन शुगर फॉस्फेट की है और बेस अंदर की तरफ है। दूसरी बात, ये दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं, यानी अगर एक चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रही है तो दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होगी। तीसरी बात, दोनों स्ट्रैंड्स के बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसकी वजह से हमेशा एक प्यूरिन के सामने एक पिरिमिडिन आता है और डीएनए की चौड़ाई हर जगह एक जैसी बनी रहती है। चौथी बात यह कि ये चेन्स राइट हैंडेड तरीके से कॉइल्ड होती हैं। इसकी एक पिच की लंबाई 3.4 नैनोमीटर होती है और हर टर्न में लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी लगभग 0.34 नैनोमीटर होती है। हाँ बच्चों, तो चलिए डीएनए के स्ट्रक्चर की उन बारीकियों को आगे बढ़ाते हैं जो इसे इतना स्टेबल और यूनिक बनाती हैं। हमने देखा कि कैसे एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इस डबल हेलिक्स में एक बेस पेयर दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक सीढ़ी के पायदानों की तरह स्टैक्ड होता है। ये जो स्टैकिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ मिलकर डीएनए के हेलिक्स को बहुत ज्यादा मजबूती और स्टेबिलिटी देती है। इसी दौरान फ्रांसिस क्रिक ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा नियम दिया, जिसे हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ये नियम हमें बताता है कि जेनेटिक जानकारी का बहाव कैसे होता है। पहले डीएनए से जानकारी आरएनए में जाती है, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर आरएनए से जानकारी प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होती है, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। हालांकि कुछ वायरसेस में ये मामला उल्टा भी होता है, जहां जानकारी आरएनए से वापस डीएनए की तरफ बहती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का। अगर हम इंसानों की एक सेल की बात करें तो उसमें मौजूद डीएनए की कुल लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है। अब आप सोचिए, एक छोटी सी माइक्रोस्कोपिक सेल के न्यूक्लियस का साइज सिर्फ 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो इतना लंबा 2.2 मीटर का धागा उसमें समाता कैसे है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पतंग की लंबी डोर को एक छोटी सी चरखी पर लपेट दिया जाता है। प्रोकैरियोट्स जैसे ई कोलाई में तो न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी उनका डीएनए बिखरा हुआ नहीं रहता। वहां डीएनए, जो कि खुद नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ जुड़कर एक जगह सिमटा रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में ये पैकेजिंग बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ कुछ खास किस्म के बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हिस्टोन्स कहा जाता है। हिस्टोन्स में लाइसिन और आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स मिलकर एक गुच्छा बनाते हैं, जिसे हिस्टोन ऑक्टेमर कहते हैं। अब चूंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो इस पॉजिटिव ऑक्टेमर के चारों तरफ लिपट जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक अकेले न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कई न्यूक्लियोसोम्स की एक चेन होती है, जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। जब हम क्रोमैटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं
तो ये धागे में पिरोए हुए मोतियों की तरह नजर आता है, जिसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। सेल डिवीजन के वक्त ये क्रोमैटिन और भी ज्यादा सिमटकर या कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेता है। इस ऊंचे लेवल की पैकेजिंग के लिए हमें कुछ और प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल एनएचसी प्रोटीन्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन के कुछ हिस्से ढीले बंधे होते हैं और हल्के रंग के दिखते हैं, जिन्हें यूक्रोमैटिन कहते हैं। ये एक्टिव होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। वहीं जो हिस्से बहुत कसकर बंधे होते हैं और गहरे रंग के दिखते हैं, उन्हें हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, जो कि इनएक्टिव होते हैं। अब सवाल ये उठा कि क्या वाकई डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है? इसकी खोज के लिए कई साल लगे। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया, जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम के बैक्टीरिया पर काम किया, जो निमोनिया फैलाता है। इस बैक्टीरिया की दो किस्में थीं, एक एस स्ट्रेन जिसके चारों तरफ एक चमकदार कवच म्यूकस कोट था और ये जानलेवा था, और दूसरा आर स्ट्रेन जो खुरदरा था और बीमारी नहीं फैलाता था। ग्रिफिथ ने जब जिंदा एस स्ट्रेन को चूहों में डाला तो चूहे मर गए, और जब आर स्ट्रेन डाला तो चूहे जिंदा रहे। फिर उन्होंने चालाकी की और एस स्ट्रेन को गर्म करके मार दिया, हीट किल्ड। जब ये मरा हुआ एस स्ट्रेन चूहों में डाला गया तो चूहे नहीं मरे। लेकिन असली जादू तब हुआ जब उन्होंने मरे हुए एस स्ट्रेन और जिंदा आर स्ट्रेन को मिलाकर चूहों में इंजेक्ट किया। नतीजा ये निकला कि चूहे मर गए, और तो और मरे हुए चूहों के शरीर से जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। इससे ग्रिफिथ ने ये निष्कर्ष निकाला कि मरे हुए एस स्ट्रेन में से कुछ ऐसा था जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसे खतरनाक कवच बनाने की काबिलियत दे दी। हालांकि ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि वो चीज असल में क्या थी। ग्रिफिथ ने ये तो बता दिया था कि कुछ न कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन वो चीज असल में क्या थी, प्रोटीन, डीएनए या आरएनए, इसका खुलासा ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लॉड और मैकलिन मैकार्टी ने अपने काम से किया। उन्होंने मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया से बायोकेमिकल्स को अलग किया और एक एक करके टेस्ट किया। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम प्रोटीजेज या आरएनए तोड़ने वाले एंजाइम आरएनएजेज डाले तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका। इसका मतलब था कि जेनेटिक मटेरियल न तो प्रोटीन था और न ही आरएनए। लेकिन जैसे ही उन्होंने डीएनएज डाला, ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इससे ये साफ हो गया कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। हालांकि उस वक्त भी सारे साइंटिस्ट इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए का आखिरी और पक्का सबूत 1952 में एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस के एक्सपेरिमेंट से मिला। उन्होंने ऐसे वायरसेस का इस्तेमाल किया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। हर्शे और चेस ने चालाकी ये की कि कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 0.32p वाले मीडियम में उगाया और कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर 0.35s वाले मीडियम में। अब चूंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है पर सल्फर नहीं, इसलिए फॉस्फोरस वाला डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। दूसरी तरफ प्रोटीन में सल्फर होता है पर फॉस्फोरस नहीं, तो सल्फर वाले वायरस का प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव बन गया। इसके बाद उन्होंने इन रेडियो एक्टिव वायरसेस को ई कोलाई बैक्टीरिया पर छोड़ दिया। इन्फेक्शन के बाद उन्होंने एक ब्लेंडर चलाया ताकि वायरस के बाहरी कोट बैक्टीरिया से अलग हो जाए, और फिर सेंट्रीफ्यूज करके भारी बैक्टीरिया को नीचे बैठा दिया। उन्होंने देखा कि जिन बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरस ने इन्फेक्ट किया था, वो खुद भी रेडियो एक्टिव हो गए थे। लेकिन जिन बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले वायरस ने इन्फेक्ट किया, उनमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इस हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को ये पक्का यकीन दिला दिया कि वायरस से बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ डीएनए जाता है, प्रोटीन नहीं। यानी डीएनए ही असली जेनेटिक मटेरियल है। अब मन में सवाल आता है कि आखिर डीएनए ही क्यों, आरएनए क्यों नहीं? इसके लिए एक मॉलिक्यूल को 4 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। पहली ये कि वो अपनी फोटोकॉपी यानी रेप्लिकेशन कर सके। दूसरी ये कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। तीसरी ये कि उसमें धीरे धीरे बदलाव यानी म्यूटेशन की गुंजाइश हो ताकि इवोल्यूशन हो सके। और चौथी ये कि वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के रूप में खुद को एक्सप्रेस कर सके।
अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो डीएनए और आरएनए दोनों रेप्लिकेशन और म्यूटेशन कर सकते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के मामले में डीएनए बाजी मार ले जाता है। आरएनए में जो 2' OH ग्रुप होता है वो उसे बहुत रिएक्टिव और अस्थिर बना देता है, जबकि डीएनए केमिकली कम रिएक्टिव और ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ तक कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरिया को मारने वाली गर्मी भी डीएनए को खत्म नहीं कर पाई थी। डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमीन का होना भी उसे एक्स्ट्रा मजबूती देता है। आरएनए अस्थिर होने की वजह से बहुत तेजी से म्यूटेट होता है। इसीलिए आरएनए जीनोम वाले वायरसेस बहुत जल्दी बदलते हैं और कम समय तक जिंदा रहते हैं। आखिरकार जानकारी को सुरक्षित स्टोर करने के लिए डीएनए सबसे बेस्ट है, जबकि उस जानकारी को आगे भेजने और प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए ज्यादा बेहतर काम करता है। चलो बच्चों, अब हम इस चैप्टर के अगले और बहुत ही रोमांचक पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम आरएनए वर्ल्ड और रेप्लिकेशन की गुत्थियों को सुलझाएंगे। अब तक हमने ये तो जान लिया कि डीएनए ही मास्टर जेनेटिक मटेरियल है, पर क्या आपको पता है कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? असल में वो आरएनए ही था। जीवन की जरूरी प्रक्रियाएं जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लिसिंग सब आरएनए के इर्द गिर्द ही विकसित हुई हैं। आरएनए न सिर्फ जानकारी रखता था, बल्कि एक कैटलिस्ट की तरह काम भी करता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि कैटलिस्ट होने की वजह से आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव और अस्थिर था। इसीलिए इवोल्यूशन के दौरान आरएनए में कुछ केमिकल बदलाव हुए और उससे डीएनए बना, जो कहीं ज्यादा स्टेबल है। डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड होना और उसमें रिपेयर करने की काबिलियत उसे और भी सुरक्षित बनाती है। अब बात करते हैं उस जादुई प्रोसेस की जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, तभी उन्होंने इशारा कर दिया था कि इसकी बेस पेयरिंग में ही फोटोकॉपी बनाने का राज छुपा है। उन्होंने बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और हर पुराना स्ट्रैंड एक टेम्पलेट यानी सांचे की तरह काम करता है, जिस पर एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। जब यह प्रोसेस पूरा होता है तो नए बने डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड तो पुराना पेरेंटल होता है और एक बिल्कुल नया। इसी वजह से इस तरीके को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। इस बात को साबित करने के लिए मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में एक बहुत ही जीनियस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ई कोलाई को कई पीढ़ियों तक एक ऐसे मीडियम में उगाया जिसमें नाइट्रोजन का भारी आइसोटोप 15N था। इससे बैक्टीरिया के डीएनए में ये भारी नाइट्रोजन समा गया। जब उन्होंने इस डीएनए को सीजियम क्लोराइड CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन से चेक किया तो ये नॉर्मल 14N वाले डीएनए से अलग और भारी निकला। फिर उन्होंने इन भारी डीएनए वाले बैक्टीरिया को नॉर्मल 14N वाले मीडियम में डाल दिया। 20 मिनट बाद यानी एक जनरेशन के बाद जब डीएनए चेक किया गया तो वो ना तो पूरी तरह भारी था और ना ही हल्का, वो एक हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए था। इसके अगली जनरेशन 40 मिनट के बाद उन्हें आधे हाइब्रिड और आधे हल्के डीएनए मिले। इस एक्सपेरिमेंट ने साफ कर दिया कि डीएनए वाकई सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही रेप्लिकेट करता है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट टेलर और उनके साथियों ने विकिया फैबा पर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज करके किया था। अब सवाल आता है कि ये सब होता कैसे है। इसके लिए सेल के पास एक पूरी मशीनरी और कई एंजाइम्स होते हैं। सबसे मुख्य एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये बहुत ही ताकतवर और तेज एंजाइम है। सोचिए, ई कोलाई में ये लगभग 2000 बेस पेयर्स हर सेकंड की रफ्तार से जोड़ता है, और वो भी बिना किसी गलती के। अगर इसमें छोटी सी भी गलती हो जाए तो म्यूटेशन हो सकता है। ये प्रोसेस बहुत महंगा भी है क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगती है, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स DNTPS से आती है। ये DNTPS दो काम करते हैं। एक तो ये ईंटों सबस्ट्रेट्स की तरह जुड़ते हैं और दूसरा इनके टर्मिनल फॉस्फेट टूटने से एनर्जी मिलती है, जैसे ATP में होता है। चूंकि डीएनए की पूरी लंबाई को एक साथ खोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए रेप्लिकेशन एक छोटे से हिस्से में शुरू होता है जिसे रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की एक शर्त है, ये सिर्फ 5 से 3 डायरेक्शन में ही नया स्ट्रैंड बना सकता है। इसकी वजह से रेप्लिकेशन फोर्क पर एक उलझन पैदा होती है। जिस स्ट्रैंड का टेम्पलेट 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है, उस पर तो नया स्ट्रैंड बिना रुके यानी कंटिन्यूअस बनता है।
लेकिन जिस स्ट्रैंड का टेम्पलेट 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है, उस पर नया स्ट्रैंड छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, जिसे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहते हैं। इन छोटे टुकड़ों को बाद में डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम आपस में फेविकोल की तरह जोड़ देता है। एक और जरूरी बात यह है कि रेप्लिकेशन डीएनए में कहीं से भी शुरू नहीं हो सकता। इसके लिए एक खास जगह होती है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अगर ये ओरिजिन न हो तो रेप्लिकेशन शुरू ही नहीं होगा। इसीलिए जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी बाहरी डीएनए को जोड़ते हैं तो उसे ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। साथ ही सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन का तालमेल बहुत जरूरी है। अगर डीएनए रेप्लिकेट हो जाए पर सेल डिवाइड न हो तो पॉलीप्लॉइडी जैसी गड़बड़ी हो सकती है। बिल्कुल बच्चों, तो चलिए अब हम ट्रांसक्रिप्शन या जहां डीएनए अपनी जानकारी को आरएनए के रूप में कॉपी करता है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में एक बड़ा अंतर यह है कि रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा डीएनए कॉपी होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा सेगमेंट और केवल एक ही स्ट्रैंड आरएनए में बदलता है। अब आप सोचेंगे कि दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं? इसके दो सिंपल कारण हैं। पहला, अगर दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो दो अलग अलग तरह के आरएनए बनेंगे, जिनसे प्रोटीन्स भी अलग अलग बन जाएंगे और सेल की मशीनरी कंफ्यूज हो जाएगी। दूसरा, अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए साथ बन गए तो वो आपस में जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, जिससे प्रोटीन बनने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो आखिर सेल को कैसे पता चलता है कि कहाँ से शुरू करना है? इसके लिए डीएनए में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है जिसके 3 हिस्से होते हैं, एक प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन का सारा काम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम करता है। ये एंजाइम भी सिर्फ 5 से 3 डायरेक्शन में ही काम कर सकता है। इसीलिए डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। इसके उलट 5 से 3 पोलैरिटी वाला स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। मजेदार बात यह है कि कोडिंग स्ट्रैंड असल में किसी भी चीज को कोड नहीं करता, लेकिन सारे रेफरेंस पॉइंट इसी के हिसाब से दिए जाते हैं। जो सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड का होता है वही बिल्कुल नए बने आरएनए का भी होता है, बस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। प्रोमोटर वो जगह है जहां आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है और ये हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर होता है। वही टर्मिनेटर वो जगह है जहां ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है और ये 3 प्राइम एंड पर मिलता है। अब अगर हम जीन की बात करें तो जीन डीएनए का वो हिस्सा है जो किसी फंक्शनल प्रोडक्ट के लिए कोड करता है। प्रोकैरियोट्स में अक्सर पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स मिलते हैं, यानी एक ही यूनिट से कई प्रोटीन्स बन सकते हैं। लेकिन हम इंसानों जैसे यूकैरियोट्स में ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। यहाँ एक और पेंच है, हमारे जीन्स स्प्लिट जीन्स होते हैं। इनमें काम के हिस्से जिन्हें एक्सॉन्स कहते हैं, उनके बीच में कुछ बेकार हिस्से घुसे होते हैं जिन्हें इंट्रॉन्स कहा जाता है। प्रोटीन बनने से पहले इन इंट्रॉन्स को निकालना बहुत जरूरी होता है। बैक्टीरिया की बात करें तो वहां 3 तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। बैक्टीरिया में ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला है इनिशिएशन। यहां आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रोमोटर को पहचानकर जुड़ता है। दूसरा है इलोंगेशन, जहां एंजाइम डीएनए को खोलता हुआ आरएनए की चेन लंबी करता जाता है। और तीसरा है टर्मिनेशन। जैसे ही एंजाइम टर्मिनेटर पर पहुंचता है, वो रो फैक्टर की मदद से अलग हो जाता है और नया बना आरएनए आजाद हो जाता है। बैक्टीरिया में तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ भी शुरू हो सकते हैं क्योंकि वहां न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन हम यूकैरियोट्स में ये मामला थोड़ा और पेचीदा और एडवांस होता है। हाँ बच्चों, तो चलिए अब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की उन बारीकियों को समझते हैं जो इसे बैक्टीरिया से थोड़ा अलग और एडवांस्ड बनाती हैं। हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस थोड़ा और स्पेशलाइज्ड हो जाता है। बैक्टीरिया में तो सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारा काम कर देता था, लेकिन हमारे अंदर कम से कम 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। इनका काम बिल्कुल बटा हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज एक आरएनएएस और 5.8S बनाता है। पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, 5 SrRNA और SNrRNA बनाता है। और जो सबसे मुख्य है, आरएनए पॉलीमरेज 2
वो mRNA का कच्चा रूप यानी hnRNA बनाता है। यूकैरियोट्स में दूसरी बड़ी चुनौती है स्प्लिट जीन की। जो आरएनए न्यूक्लियस में पहले पहल बनता है, hnRNA, उसमें काम के हिस्से यानी एक्सॉन्स के बीच बीच में फालतू के हिस्से यानी इंट्रॉन्स फंसे होते हैं। ये hnRNA अभी किसी काम का नहीं है, इसलिए इसे 3 खास प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। स्प्लाइसिंग, यहाँ एक कैंची की तरह इंट्रॉन्स को काटकर निकाल दिया जाता है और एक्सॉन्स को एक खास तरतीब में जोड़ दिया जाता है। कैपिंग, hnRNA के 5 एंड पर एक अनोखा न्यूक्लियोटाइड मेथिल ड्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा जाता है। टेलिंग, इसके 3 एंड पर लगभग 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज पॉली ए टेल जोड़ दिए जाते हैं। जब ये तीनों काम पूरे हो जाते हैं, तब जाकर ये बनता है mRNA, जो न्यूक्लियस से बाहर निकलकर प्रोटीन बनाने के लिए तैयार होता है। अब जब हमारे पास संदेश mRNA तैयार है, तो उसे पढ़ने के लिए एक भाषा की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। बच्चों, ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि सिर्फ 4 बेसिस AGCU कैसे 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर सकते हैं। जॉर्ज गैमो नाम के एक फिजिसिस्ट ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया और कहा कि अगर 4 बेसिस को 3-3 के ग्रुप में रखा जाए, 4 की घात 3, तो हमें 64 कोड्स मिलेंगे, जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए काफी हैं। इस कोड को सुलझाने में हरगोबिंद खुराना और मार्शल निरेनबर्ग जैसे महान वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा हाथ था। इस जेनेटिक कोड की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ट्रिपलेट कोड हमेशा 3 अक्षरों का होता है। कुल 64 कोडॉन्स में से 61 अमीनो एसिड्स के लिए हैं और 3 कोडॉन्स UAA, UAG, UGA स्टॉप कोडॉन्स हैं जो किसी के लिए कोड नहीं करते। डीजेनरेट, कुछ अमीनो एसिड्स इतने लकी होते हैं कि उन्हें एक से ज्यादा कोडॉन्स कोड कर सकते हैं। यूनिवर्सल, ये कोड पूरी दुनिया में एक ही भाषा बोलता है। बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक UUU हमेशा फिनाइल एलेनिन PHE ही बनाएगा। ड्यूअल फंक्शन ऑफ AUG, ये कोड बहुत खास है। ये मेथायोनिन मेट के लिए कोड तो करता ही है, साथ ही ये स्टार्ट कोडॉन इनिशिएटर का काम भी करता है, यानी प्रोटीन बनने की शुरुआत यहीं से होती है। चलो बच्चों, अब हम जेनेटिक कोड की समझ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर इन कोड्स में कोई छेड़छाड़ हो जाए तो क्या होता है। इसे हम म्यूटेशंस कहते हैं। सोचिए, अगर डीएनए की एक लंबी चेन में सिर्फ एक बेस बदल जाए, जिसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, तो पूरा अमीनो एसिड बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिकल सेल अनीमिया, जहां हीमोग्लोबिन की चेन में सिर्फ एक बेस बदलने से इंसान बीमार हो जाता है। वहीं अगर हम 1 या 2 बेस को बीच में डाल दें या निकाल दें, तो उसके आगे का पूरा रीडिंग फ्रेम ही बदल जाता है, जिसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी वाक्य के बीच में एक नया अक्षर डाल देने से आगे के सारे शब्दों का मतलब बिगड़ जाए। जब सेल के अंदर प्रोटीन बनाने की तैयारी शुरू होती है, तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि डीएनए का संदेश mRNA के रूप में तो नाइट्रोजन बेस की भाषा में है, लेकिन प्रोटीन अमीनो एसिड की भाषा से बनता है। इन दोनों भाषाओं को जोड़ने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम tRNA ट्रांसफर RNA कहते हैं। फ्रांसिस क्रिक ने इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल कहा था, क्योंकि ये एक तरफ से कोड को पढ़ता है और दूसरी तरफ से सही अमीनो एसिड को पकड़ कर ले आता है। tRNA की बनावट बड़ी दिलचस्प है। इसके एक सिरे पर एंटी कोडॉन होता है जो mRNA के कोड से मैच करता है, और दूसरे सिरे पर वो अमीनो एसिड को चिपका लेता है। सेल में हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग tRNA होते हैं। जब काम शुरू करना होता है, तो एक खास इनिशिएटर tRNA आता है। ये प्रक्रिया तब शुरू होती है जब अमीनो एसिड्स को एनर्जी ATP देकर चार्ज किया जाता है, जिसे अमीनो एसिलेशन कहते हैं। असली जादू तब होता है जब ये चार्ज्ड tRNA और mRNA सेल की प्रोटीन फैक्ट्री यानी राइबोसोम पर मिलते हैं। राइबोसोम के 2 हिस्से होते हैं। जब छोटा हिस्सा mRNA से जुड़ता है, तो ट्रांसलेशन का काम शुरू हो जाता है।
राइबोसोम के बड़े हिस्से में दो ऐसी जगहें होती हैं जहां दो टीआरएनए एक साथ बैठ सकते हैं। जब दो भरे हुए टीआरएनए पास आते हैं तो उनके बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। धीरे धीरे राइबोसोम एमआरएनए पर एक एक कदम आगे बढ़ता रहता है। नए टीआरएनए आते रहते हैं और अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड बनती जाती है। ये तब तक चलता है जब तक राइबोसोम स्टॉप कोडॉन तक नहीं पहुंच जाता। वहां पहुंचते ही एक रिलीज फैक्टर सब कुछ अलग कर देता है और हमारी प्रोटीन चेन तैयार हो जाती है। लेकिन क्या सेल हमेशा हर प्रोटीन बनाता रहता है? बिल्कुल नहीं। इसे ही जीन रेगुलेशन कहते हैं। सेल बड़ा स्मार्ट है। वो जरूरत पड़ने पर ही किसी जीन को ऑन या ऑफ करता है। जैसे हमारे घर में लाइट का स्विच होता है, वैसे ही प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया में ऑपरेटर और रिप्रेशर होते हैं। अगर सेल को किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो एक रिप्रेशर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर पर बैठ जाता है और काम रोक देता है। यूकैरियोट्स, इंसानों जैसे जीवों में ये कंट्रोल और भी एडवांस होता है, जहां एमआरएनए बनने से लेकर उसके न्यूक्लियस से बाहर जाने तक के हर कदम पर सेल निगरानी रखता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लैक्टोज लैक ओपेरॉन में देखने को मिलता है, जहां बैक्टीरिया तभी एंजाइम बनाता है जब उसे लैक्टोज को पचाने की जरूरत होती है। बैक्टीरिया में जब लैक्टोज मौजूद होता है तभी वो उसे तोड़ने वाले एंजाइम्स बनाता है। लैक ओपेरॉन में एक आई जीन होता है, एक प्रोमोटर, एक ऑपरेटर और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y, A होते हैं। नॉर्मल हालात में रिप्रेशर ऑपरेटर से जुड़ा रहता है और जीन्स को काम नहीं करने देता। लेकिन जैसे ही इंड्यूसर आता है वो रिप्रेशर को पकड़ लेता है और ऑपरेटर खाली हो जाता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू कर देता है और एंजाइम्स बन जाते हैं। इसे नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि यहां रिप्रेशर सिस्टम को बंद रखता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर के सबसे बड़े और मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिसने बायोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। इसे मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्केल बहुत ही विशाल थी। इंसान के हैप्लॉइड जीनोम में लगभग 3 गुणा 10 की घात 9 बेस पेयर्स होते हैं। अगर एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने का खर्चा $3 मान लें तो पूरे प्रोजेक्ट की कीमत लगभग $9 बिलियन बैठती। और डेटा इतना ज्यादा था कि अगर हम इसे किताबों में छापते, जहां हर पेज पर 1000 अक्षर हों और हर किताब में 1000 पेज, तो हमें 3300 ऐसी किताबों की जरूरत पड़ती। इसी डेटा को संभालने के लिए कंप्यूटर का सहारा लिया गया, जिससे बायोलॉजी की एक नई ब्रांच पैदा हुई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ और 2003 में जाकर पूरा हुआ। इसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने मिलकर चलाया था, जिसमें बाद में यूके के वेलकम ट्रस्ट और जापान, फ्रांस, जर्मनी और चीन जैसे देशों ने भी हाथ बटाया। इसके मेन गोल्स ये थे कि इंसानी डीएनए के सभी 20,000 से 25,000 जीन्स का पता लगाया जाए, पूरे 3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस जाना जाए और इस जानकारी को डेटाबेस में स्टोर किया जाए ताकि बीमारियों के इलाज और रिसर्च में मदद मिल सके। अब वैज्ञानिकों के सामने सवाल था कि इसे करें कैसे। इसके लिए उन्होंने 2 तरीके अपनाए। पहला था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ESTS, जिसमें सिर्फ उन हिस्सों को सीक्वेंस किया गया जो आरएनए बनाते हैं। दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें पूरे जीनोम, काम का और बिना काम का दोनों को सीक्वेंस किया गया और बाद में उनके फंक्शन पहचाने गए। इसके लिए पूरे डीएनए को छोटे टुकड़ों में काटा गया और फिर उन्हें बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स BAC और येस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स YAC जैसे होस्ट्स में डालकर क्लोन किया गया। फिर फ्रेडरिक सेंगर के ऑटोमेटेड सीक्वेंसर की मदद से इन्हें पढ़ा गया और कंप्यूटर एल्गोरिदम के जरिए ओवरलैपिंग सीक्वेंस के आधार पर सजाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रोमोसोम 1 को सीक्वेंस करने में सबसे ज्यादा वक्त लगा और ये मई 2006 में जाकर पूरा हुआ। जब HGP के नतीजे सामने आए तो दुनिया हैरान रह गई। हमें पता चला कि इंसानी जीनोम में कुल 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स हैं। एक औसत जीन में लगभग 3000 बेसेस होते हैं,
लेकिन डाइस्ट्रोफिन जैसे जीन्स में तो 2.4 मिलियन बेसेस तक होते हैं। पहले हमें लगता था कि हमारे पास बहुत जीन्स हैं, पर असल में सिर्फ 30,000 जीन्स ही निकले। मजेदार बात यह है कि पूरे जीनोम का 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन बनाता है और 99.9% डीएनए तो हर इंसान में बिल्कुल एक जैसा होता है। जो फर्क है वो सिर्फ 0.1% का है। साथ ही हमें 1.4 मिलियन ऐसी जगहें मिली जहां सिर्फ एक बेस का फर्क होता है, जिन्हें SNPs कहते हैं। इसी जानकारी ने जन्म दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। एलेक जेफरीज ने देखा कि हमारे डीएनए में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिन्हें रिपीटिटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इन्हें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन से अलग किया जा सकता है। इसमें जो छोटे छोटे रिपीट होते हैं उन्हें VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहते हैं, क्योंकि हर इंसान में इन रिपीट्स की संख्या और लंबाई अलग होती है, सिवाय जुड़वां बच्चों के। इसलिए ये एक इंसान की पहचान बन सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स बड़े सिंपल हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग करो, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसे टुकड़ों में काटो। इन टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए साइज के हिसाब से अलग करो और फिर एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दो, साउदर्न ब्लॉटिंग। इसके बाद रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब की मदद से उन्हें हाइब्रिडाइज करो और आखिर में एक्सरे फिल्म ऑटो रेडियोग्राफी पर देख लो। आपको डार्क बैंड्स की एक पट्टी दिखेगी जो हर इंसान के लिए यूनिक होगी। आज इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हम क्रिमिनल केसेस सुलझाते हैं, बाप बेटे के रिश्तों, पैटर्निटी का पता लगाते हैं और आबादी के इवोल्यूशन को समझते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गहराई और इस पूरे सफर के निचोड़ को समझेंगे। हमने अभी जाना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम उन रिपीट होने वाले सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें VNTR कहते हैं। ये VNTR हर इंसान के लिए इतने यूनिक होते हैं कि ये एक जेनेटिक पासपोर्ट की तरह काम करते हैं। जब हम ऑटो रेडियोग्राफी के बाद एक्सरे फिल्म को देखते हैं तो हमें अलग अलग साइज के बैंड्स दिखाई देते हैं। ये बैंड्स हर इंसान के लिए एक खास पैटर्न बनाते हैं। अगर हमें किसी क्रिमिनल केस को सुलझाना है तो हम क्राइम सीन से मिले डीएनए के बैंड्स को संदिग्ध लोगों के डीएनए बैंड से मैच करते हैं। जिसकी पट्टी क्राइम सीन वाले डीएनए से मिल गई, समझो वही गुनहगार है। इसी तरह बच्चे के डीएनए बैंड्स हमेशा माता पिता के बैंड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिससे पिता की पहचान करना बहुत आसान हो जाता है। आज के दौर में फोरेंसिक साइंस जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने और एंथ्रोपोलॉजी में ये तकनीक एक वरदान साबित हुई है। जब हम इनका ऑटो रेडियोग्राम देखते हैं तो हमें अलग अलग साइज के बैंड्स दिखाई देते हैं। इन बैंड्स का साइज 0.1 से 20 किलोबाइट तक हो सकता है। ये पैटर्न हर इंसान के लिए इतना अनोखा होता है कि सिवाय आइडेंटिकल ट्विन्स, एक जैसे जुड़वां के, ये किसी और में सेम नहीं मिल सकता। आज के समय में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अगर हमें बहुत कम मात्रा में भी डीएनए मिले, जैसे क्राइम सीन पर मिला एक बाल या खून की बूंद, तो हम उसे बढ़ाकर टेस्ट कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हम सिर्फ क्रिमिनल्स को ही नहीं पकड़ते, बल्कि म्यूटेशंस और पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी को भी समझते हैं। इसी के साथ बच्चों, हमारा ये पूरा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होता है। हमने छोटे से डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से शुरू किया था और इंसान के पूरे जीनोम की मैपिंग और फिंगरप्रिंटिंग तक का सफर तय किया। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारी छोटी सी छोटी जानकारी हमारे सेल्स के अंदर कितनी खूबसूरती से पैक और कंट्रोल की जाती है। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप एग्जाम में इसे फोड़ने के लिए तैयार हैं। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। एनसीईआरटी की पहली लाइन एक बहुत गहरी बात कहती है। जब हम रात में तारों को देखते हैं तो असल में हम पास देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तारे हमसे इतने लाइट ईयर्स दूर हैं कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों साल लग गए। तो कहानी शुरू होती है यूनिवर्स से। यूनिवर्स इतना विशाल है कि हमारी पृथ्वी तो उसके सामने एक डॉट जैसी भी नहीं है। करीब 20 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, द बिग बैंग। कल्पना करो,
एक ऐसा धमाका जिसे हम सोच भी नहीं सकते, जिससे यूनिवर्स फैलने लगा, टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनी। फिर ग्रेविटी की वजह से ये गैसें इकट्ठा हुईं और गैलेक्सियां बनी। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, द अर्ली अर्थ। जब पृथ्वी बनी तब यहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, चारों तरफ बस पिघला हुआ लावा यानी मॉल-10 मास था। इस मलबे से मीथेन, अमोनिया, CO2 और वाटर वॉपर जैसी गैसें निकल रही थी। सूरज की यूवी किरणों ने H2O को तोड़कर H2 और ऑक्सीजन में बदल दिया। लाइट H2 उड़ गई। फिर ऑक्सीजन ने बाकी गैसों के साथ मिलकर वाटर और ओजोन लेयर बनाई। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, जलवाष्प बारिश बनकर बरसी और गहरे गड्ढों को भरकर ओशंस बना दिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब सवाल ये था कि इस पानी में जीवन आया कहां से? पंसपर्मिया। कुछ वैज्ञानिकों को लगा कि जीवन अंतरिक्ष से छोटे छोटे स्पोर के रूप में आया है। आज भी एस्ट्रोनॉमर्स इसे मानते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कुछ को लगा कि जीवन सड़ी गली चीजों, स्ट्रे एंड मड से अपने आप पैदा हो गया, मगर लुई पाश्चर ने इसे गलत साबित किया। उन्होंने दिखाया कि एक बंद प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क में जीवन नहीं आया, लेकिन जब हवा के संपर्क में फ्लास्क रखा गया तो मरे हुए ईस्ट से नए जीव पैदा हो गए। यानी लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। फिर आए ओपरिन एंड हेल्डन। इन दोनों ने कहा कि पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, मतलब पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, RNA, प्रोटीन बने होंगे। इसी बात को साबित किया SL मिलर ने 1953 में। उन्होंने लैब में एक बड़ा फ्लास्क लिया और उसमें बिजली करकाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, CH4, H2, NH3 और H2O डाली और तापमान 800 डिग्री सेल्सियस रखा। उन्हें अमीनो एसिड्स मिले। इससे पक्का हो गया कि जीवन केमिकल से ही शुरू हुआ है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। NCERT कहती है कि विकास धीरे धीरे हुआ और इसके गवाह हैं फॉसिल्स। चट्टानों की अलग अलग परतों में हमें अलग अलग जीवों के फॉसिल्स मिले, जो बताते हैं कि समय के साथ जीवन बदलता गया। होमोलॉजी वर्सेस एनालॉजी। इसे ऐसे समझो। होमोलॉजी, मान लो एक ही खानदान के 4 भाई हैं। एक डॉक्टर बना, एक फौजी, एक खिलाड़ी। सबका ओरिजिन यानी स्ट्रक्चर सेम है, पर काम फंक्शन अलग है। NCERT एग्जाम्पल: इंसान का हाथ, चीते का पैर, वेल का फ्लिपर। सबकी हड्डियों का पैटर्न ह्यूमेरस, रेडियस, एल्ना सेम है, पर काम अलग अलग। किसी का पकड़ना, किसी का दौड़ना, किसी का तैरना है। इसे कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब एक पॉइंट से अलग दिशा में निकलना। एनालॉजी, यहां खानदान अलग है पर काम एक जैसा कर रहे हैं। एग्जाम्पल: तितली और पक्षी के पंख। दोनों का स्ट्रक्चर एकदम अलग है, पर काम एक ही है, उड़ना। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अलग अलग जगह से आकर एक ही काम पर मिलना। अब आते हैं नेचुरल सिलेक्शन की कहानी पर। डार्विन ने कहा कि प्रकृति उसी को चुनती है जो बेहतर है। इसे समझने के लिए इंग्लैंड के मॉथ्स का उदाहरण लो। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पेड़ों पर सफेद लाइकेन थे, तो सफेद कीड़े छुप जाते थे और पक्षी उन्हें नहीं देख पाते थे। काले कीड़े मारे जाते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद फैक्ट्रियों के धुएं से पेड़ काले पड़ गए। अब सफेद कीड़े चमकने लगे और पक्षियों ने उन्हें चट कर दिया, जबकि काले वाले बच गए। इसका मतलब जो माहौल के हिसाब से खुद को बदलेगा वही जिंदा रहेगा। एडैप्टिव रेडिएशन। इमेजिन करो कि आप एक आइलैंड पर गए। वहां एक चिड़िया के बच्चे अलग अलग कोनों में चले गए। एक को बीज मिले, एक को फल, एक को कीड़े। पीढ़ियों के बाद उनकी चोंच, बीक खाने के हिसाब से बदल गई। यही डार्विन्स फिंचेस की कहानी है, एक ही पूर्वज से अलग अलग प्रजातियों का निकलना। डार्विन ने कहा कि छोटे छोटे बदलाव, वेरिएशंस जमा होते हैं, लेकिन ह्यूगो डिवरीज ने कहा नहीं, बदलाव अचानक और बड़ा होता है, जिसे उन्होंने म्यूटेशन कहा। डार्विन के बदलाव
छोटे और डायरेक्शनल थे। डिवरीज के बदलाव अचानक, रैंडम और नॉन डायरेक्शनल थे। उन्होंने इसे सल्टेशन यानी सिंगल स्टेप लार्जर म्यूटेशन कहा। अब आते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल पर। यह प्रिंसिपल कहता है कि एक आबादी में एलएल फ्रीक्वेंसीज स्टेबल और कांस्टेंट रहती हैं जब तक कोई छेड़छाड़ ना हो। इक्वेशन है p² + 2pq + q² = 1। लेकिन 5 चीजें इस शांति को भंग कर देती हैं। 1. जीन माइग्रेशन, लोग इधर उधर चले जाएं। 2. जेनेटिक ड्रिफ्ट, अचानक से कोई हादसा हो जाए जैसे भूकंप में आधी आबादी मर जाए, इसे फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं। 3. म्यूटेशन, जीन में बदलाव। 4. रिकम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जीन्स का मिलना। 5. नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति का चुनाव। आज की इस वीडियो के बाद आप अपनी आंखें बंद करके पूरे 15 मिलियन साल का सफर उंगलियों पर गिन लेंगे। न साल भूलेंगे, न दिमागी ताकत। बस ध्यान से सुनिए और मेरे साथ याद कीजिए। स्टेप 1, सीक्वेंस और ईयर्स की सॉलिड ट्रिक। सबसे पहले याद करते हैं वो लाइन जिससे पूरा सीक्वेंस याद होगा। लाइन है, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया गए हमें एक नया सपना दिखाने। डॉक्टर से ड्रायोपिथिकस। ये सबसे पुराने थे, 15 मिलियन ईयर्स अगो। इसे ऐसे याद रखो, 15 साल की उम्र में डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं ना, बस वहीं से शुरू करो। ये आप जैसे थे और बहुत बाल वाले हैरी थे। राम से रामापिथिकस, ये भी 15 मिलियन साल पहले आए। नाम में राम है तो ये मैन लाइक थे। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये 2 मिलियन साल पहले आए। इमेजिन करो, ये ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों में पत्थर के हथियारों से शिकार कर रहे हैं और फल खा रहे हैं। इसका ईयर ऐसे याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जाने में 2 दिन लगते हैं तो 2 मिलियन वर्ष पहले। स्टेप 2, द होमो फैमिली ईयर प्लस ब्रेन कैपेसिटी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब असली इंसान जैसे जीव आए। यहां साल और सीसी यानी ब्रेन कैपेसिटी दोनों याद करने हैं। हमें से होमो हैबिलिस, ये पहले इंसान जैसे जीव थे। इनका दिमाग था 650 से 800 सीसी। ट्रिक, एच से हैबिलिस, एच से हॉफ ब्रेन। हमारा दिमाग 1400 है, इनका लगभग आधा 700 के करीब था। ये मांस नहीं खाते थे। 1 से होमो इरेक्टस, ये 1.5 मिलियन साल पहले आए। इनका दिमाग बढ़ा और हो गया 900 सीसी। ट्रिक फॉर ईयर, 1 से इरेक्टस और 1 से 1.5 साल। इमेजिन करो 1.5 साल का बच्चा सीधा खड़ा होकर इरेक्ट चलने लगा। और बच्चे से ब्रेन कैपेसिटी भी याद रख सकते हो कि बच्चा 9 महीने पेट में रहता है तो 900 सीसी, और ये मांस खाते थे। नया से निएंडरथल, ये 1 लाख से 40,000 साल पहले आए। इनका दिमाग सबसे भारी था, 1400 सीसी। ट्रिक, नया से निएंडरथल, तो ये नया काम करते थे, मरे हुए लोगों को दफनाना और खाल पहनना। स्टेप 3, मॉडर्न मैन और आइस एज। सपना से याद रखना, होमोसेपियंस ये 75,000 से 10,000 साल पहले आइस एज के दौरान आए। अब इन 2 नंबर्स को रट लो, एग्जाम में पक्का आएंगे। 18,000 साल पहले गुफाओं में पेंटिंग, केव आर्ट शुरू हुई। ऐसे याद रखो, 18 साल की उम्र में तुम ड्राइंग क्लास गए। 10,000 साल पहले खेती, एग्रीकल्चर शुरू हुई और बस्तियां बसी। ट्रिक से याद रखो, 10वीं क्लास के बाद खेती शुरू की। तो एक बार फिर से दोहराते हैं। डॉक्टर राम 15 मिलियन वर्ष पूर्व, ऑस्ट्रेलिया 2 मिलियन वर्ष पूर्व, हमें से हबिलिस 650 से 800 सीसी, 1 से इरेक्टस 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व 900 सीसी, नया से नेंडरथेल 1400 सीसी, सपना से सेपियंस। अगर आपको ये सफर याद हो गया है तो कमेंट्स में लिखो आई एम सेपियंस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहले जानते हैं हेल्थ का असली मतलब क्या है। देखिए, बहुत साल पहले तक लोग हेल्थ को बहुत ही सिंपल तरीके से देखते थे। अगर हम पुराने ग्रीक स्कॉलर्स जैसे हिपोक्रेट्स की बात करें या हमारे भारतीय आयुर्वेद सिस्टम की,
तो उनका मानना था कि हमारी बॉडी में कुछ ह्यूमस यानी तरल पदार्थ होते हैं जिनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उस समय एक बड़ी मशहूर बात चलती थी कि जिन लोगों को ब्लैक बाइल होता है उन्हें बहुत बुखार रहता है और वो हॉट पर्सनैलिटी के होते हैं। लेकिन साइंस ने इस बात को गलत साबित कर दिया। जब विलियम हार्वे आए, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, उन्होंने थर्मामीटर का इस्तेमाल करके दिखाया कि भाई ब्लैक बाइल वाले लोगों का बॉडी टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। इससे वो पुरानी गुड ह्यूमर वाली बात बिल्कुल खत्म हो गई। आज की डेट में जब हम हेल्थ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना या सिर्फ फिट होना नहीं है। एनसीईआरटी बहुत साफ शब्दों में कहती है कि हेल्थ का मतलब है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। यानी जब आप शरीर से भी फिट हों, दिमाग से भी खुश हों और समाज में भी सबके साथ अच्छे से रह रहे हों, तभी आप वाकई हेल्दी हैं। अब सवाल आता है कि हमारी हेल्थ को कौन सी चीजें खराब करती हैं। तो इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो कमियां हमें पैदा होते ही अपने मम्मी पापा से मिल जाती हैं। दूसरा है इन्फेक्शंस, जो बाहर के कीटाणु हमारे अंदर फैलाते हैं। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा हमारे हाथ में है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। यानी हम क्या खाते हैं, कितना पानी पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, और हम कितना आराम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन बीमारियों की जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं, जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं। ये बीमारियां होती हैं पैथोजेंस की वजह से। पैथोजन मतलब कोई भी ऐसा जीव, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो या प्रोटोजोआ, जो हमारे शरीर में घुसकर हमें नुकसान पहुंचाता है। ये पैथोजेंस बहुत चालाक होते हैं। इन्हें हमारे शरीर के अंदर जिंदा रहने के लिए खुद को ढालना पड़ता है। जैसे अगर कोई पैथोजन हमारे गट में जा रहा है तो उसे हमारे पेट के तेजाब यानी एसिड, लो पीएच से खुद को बचाना आना चाहिए। अब एनसीईआरटी में दी गई पहली बीमारी पर आते हैं, टाइफाइड। ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, जो कि एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ये हमारे शरीर में गंदे खाने या गंदे पानी के जरिए घुसता है और सीधा हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर बैठ जाता है। इसके लक्षण यानी सिम्टम्स हैं लगातार तेज बुखार 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, शरीर में कमजोरी, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, सिर दर्द और भूख न लगना। अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आंतों में छेद यानी इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है और इंसान की मौत भी हो सकती है। इसे चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे विडाल टेस्ट कहते हैं। और हाँ, टाइफॉइड की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है मैरी मेलोन की, जिन्हें टाइफॉइड मैरी कहा जाता है। वो पेशे से एक कुक थीं और उन्होंने कई सालों तक अपने बनाए खाने के जरिए अनजाने में टाइफॉइड फैलाया था। अब आइए जानते हैं निमोनिया और कॉमन कोल्ड में फर्क। बात करते हैं निमोनिया की। ये बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। ये सीधा हमारे फेफड़ों की थैलियों, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, उन पर हमला करता है। निमोनिया में इन एल्वियोली में फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। बुखार, ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द इसके आम लक्षण हैं। गंभीर मामलों में तो मरीज के होंठ और हाथ के नाखून तक नीले पड़ जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या निमोनिया और जुकाम एक ही हैं? बिल्कुल नहीं। कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरसेस के ग्रुप से। ये वायरस हमारे नाक और गले, रेस्पिरेटरी पासेस को तो परेशान करते हैं, लेकिन हमारे लंग्स पर हमला नहीं करते। जुकाम आमतौर पर 3 से 7 दिन तक रहता है, जिसमें नाक बंद होना, गले में खराश और खांसी जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। मलेरिया। अब चलिए उस बीमारी की तरफ जो सालों से इंसानों को परेशान कर रही है, मलेरिया। मलेरिया किसी बैक्टीरिया से नहीं, बल्कि एक प्रोटोजोआ से होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। इसकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जैसे पी विवक्स, पी मलेरियाई और सबसे खतरनाक वाली पी फेलिसिपरम, जो जानलेवा भी हो सकती है। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मच्छर हमें काटता है तो वो हमारे खून में स्पोरोजॉइड्स छोड़ देता है। ये स्पोरोजॉइड्स सबसे पहले हमारे लीवर में जाते हैं और वहां अपनी संख्या बढ़ाते हैं। फिर ये हमला करते हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज पर। जब ये आरबीसीज फटते हैं तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं। इसी हीमोजोइन की वजह से
हमें हर 3-4 दिन में बहुत तेज ठंड लगकर बुखार आता है। मच्छर के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है और फिर ये मच्छर की स्लाइवरी ग्लैंड्स में जाकर छिप जाते हैं, ताकि जब वो मच्छर किसी और को काटे तो ये सिलसिला जारी रहे। यानी मलेरिया को अपना जीवन पूरा करने के लिए दो घर चाहिए, एक इंसान और दूसरा मच्छर। एनसीईआरटी में कुछ और बीमारियां भी दी गई हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक है एमीबियासिस, जो एंटामोएबा हिस्टोलिटिका नाम के प्रोटोजोआ से होती है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। मक्खियाँ, हाउस फ्लाइज, इसे फैलाने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। फिर आती है एस्केरियासिस, जो एस्कारिस नाम के एक राउंड वॉर्म से होती है। इसमें पेट के अंदर ब्लीडिंग, बुखार और मस्कुलर पेन होता है। इसके अंडे इन्फेक्टेड इंसान के मल के साथ बाहर आते हैं और मिट्टी या पानी को गंदा कर देते हैं। एक हेल्थी इंसान कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह से इन्फेक्टेड होता है। और क्या आपने कभी किसी का पैर हाथी जैसा फूला हुआ देखा है? उसे कहते हैं एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस। ये वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड मलाई नाम के कीड़ों से होता है। ये हमारे शरीर की लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे सालों तक बढ़ते रहते हैं, जिससे पैर और कभी-कभी जेनिटल ऑर्गन्स बहुत बुरी तरह सूज जाते हैं। अंत में बात करते हैं रिंगवॉर्म यानी दांत की। ये फंगस की वजह से होता है, जैसे माइक्रोसोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। इसमें स्किन पर सूखे और खुजली वाले निशान पड़ जाते हैं। ये फंगस गर्मी और नमी में बहुत तेजी से फैलते हैं। ये अक्सर स्किन, नेल्स और स्काल्प पे होते हैं। ये टॉपिक यही खत्म होता है। हमारी बॉडी रोजाना हजारों बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स, पैथोजेंस का सामना करती है। फिर भी हम हर वक्त बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारी बॉडी के पास लड़ने की एक ताकत है जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी वो है जो नॉन स्पेसिफिक है और ये हमें बर्थ के वक्त से ही मिली होती है। ये हमारे शरीर में बाहरी चीज़ों को घुसने से रोकने के लिए 4 तरह के बैरियर्स इस्तेमाल करती है। एक, फिजिकल बैरियर्स। हमारी स्किन सबसे मुख्य बैरियर है। इसके अलावा हमारे रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स में म्यूकस कोटिंग होती है, जो माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है। 2, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अगर कोई माइक्रोब अंदर घुस जाए तो स्टमक का एसिड, सलाइवा और टीयर्स उन्हें बढ़ने से रोकते हैं। 3, सेल्यूलर बैरियर्स। हमारे ब्लड में खास तरह के WBCs होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। ये सेल्स माइक्रोब्स को सीधे खा जाते हैं। 4, साइटोकिन बैरियर्स। जब कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है तो वही इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफिरॉन्स नाम का प्रोटीन निकालता है, जो आसपास के नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को आगे इन्फेक्शन से बचाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है और ये मेमोरी पर बेस्ड है। जब शरीर पहली बार किसी पैथोजन से मिलता है तो वो लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स देता है। इसे प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और जब वही पैथोजन दोबारा हमला करता है तो शरीर उसे पहचान लेता है और बहुत तेजी से रिस्पॉन्स देता है, जिसे सेकेंडरी या एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस दो तरह के खास लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स से कैरीड आउट होता है। हमारे ब्लड में बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज की एक फौज तैयार करते हैं पैथोजन से लड़ने के लिए, जबकि टी लिम्फोसाइट्स खुद एंटीबॉडी नहीं बनाते, लेकिन बी सेल्स की मदद करते हैं। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 छोटी लाइट चेन्स और 2 लंबी हैवी चेन्स। इसीलिए इसका फॉर्मूला है H2L2। हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG। अब चूंकि ये एंटीबॉडीज ब्लड में पाई जाती हैं तो इसे कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। याद रखना, जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे किडनी या हार्ट फेल होता है तो उस रिजेक्शन के लिए CMI
यानी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स ही जिम्मेदार होता है। हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच फर्क करना जानती है। अब जानते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी, जब हमारी बॉडी खुद एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। ये स्लो होती है पर लंबे समय तक चलती है। पैसिव इम्यूनिटी, जब बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज सीधे शरीर को दी जाती हैं। उदाहरण, मां का पहला पीला दूध कोलोस्ट्रम, जिसमें IgA एंटीबॉडीज भरपूर होती हैं। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से फीटस को मिलने वाली एंटीबॉडीज। ये सब पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स हैं। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन का पूरा प्रॉपर्टी इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर टिका है। वैक्सीन में हम पैथोजन का कमजोर या मरा हुआ हिस्सा शरीर में डालते हैं। इससे शरीर में एंटीबॉडीज और B और T मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। अगर किसी को सांप काट ले या टिटनेस हो जाए तो हम शरीर के एंटीबॉडी बनाने का इंतजार नहीं कर सकते। हम सीधे बनी बनाई एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन देते हैं। इसे पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आजकल रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बड़े लेवल पर वैक्सीन बनाई जा रही हैं, जैसे ईस्ट से बनने वाली हेपेटाइटिस B वैक्सीन। एलर्जी, जब हमारा इम्यून सिस्टम धूल, पोलन जैसी आम चीजों पर बहुत ज्यादा एक्सेगरेटेड रिस्पॉन्स देने लगे तो उसे हम एलर्जी कहते हैं। इसमें IgE एंटीबॉडीज बनती हैं। ये मांस सेल से हिस्टामाइन और सेरोटोनिन निकलने की वजह से होता है। एंटीहिस्टामाइन, एड्रीनलिन और स्टेरॉइड्स एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने में मदद करता है। ऑटो इम्यूनिटी, कभी कभी जेनेटिक या अनजान कारणों से शरीर अपने ही सेल्स पर हमला करने लगता है। इसे ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं, जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, हमारी बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे बोन मैरो और थाइमस, जहां लिम्फोसाइट्स बनते और मैच्योर होते हैं। थाइमस दिल के पास होता है, जो बर्थ के टाइम बड़ा रहता है पर उम्र के साथ छोटा होता जाता है। बोन मैरो में लिम्फॉइड ऑर्गन है, जहां सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहां लिम्फोसाइट्स एंटीजन से लड़ते हैं, जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स। स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करता है और इसमें RBCs का बहुत बड़ा भंडार होता है। ये लार्ज बीन शेप का होता है। माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ये हमारे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में होता है। ये पूरे लिम्फॉइड टिश्यू का 50% हिस्सा है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों, एड्स का मतलब है शरीर के इम्यून सिस्टम की कमी, जो इंसान अपनी जिंदगी के दौरान एक्वायर करता है। याद रहे, ये कोई कॉन्जेनिटल बीमारी नहीं है। ये सबसे पहले 1981 में रिपोर्ट किया गया था और पिछले 25 to 30 सालों में इसने दुनिया भर में 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान ली है। यह HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है, जो रेट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर है। इसके पास RNA जीनोम होता है, जो एक एनवेलप में बंद होता है। ये फैलता है इन्फेक्टेड इंसान के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से, कंटैमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड नीडल्स के शेयर करने से और इन्फेक्टेड मां से बच्चे में प्लेसेंटा के जरिए। जैसे ही वायरस शरीर में घुसता है, वो मैक्रोफेजेस में जाता है। यहाँ वायरस का RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से वायरल DNA बनाता है। ये DNA हमारे सेल्स के DNA में घुस जाता है और नए वायरस पार्टिकल्स बनाने लगता है। इसीलिए मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बाद वायरस हेल्पर T लिम्फोसाइट्स पर हमला करता है, जिससे हेल्पर T लिम्फोसाइट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण इंसान को बुखार, डायरिया और वेट लॉस जैसी समस्याएं होती हैं, और वो माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगी, यहाँ तक कि पैरासाइट्स जैसे टॉक्सोप्लाज्मा जैसे छोटे इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाता। एड्स के टेस्ट के लिए ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किया जाता है। इसका इलाज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से होता है, जो मौत को कुछ समय के लिए टाल तो सकती हैं पर रोक नहीं सकती। इसीलिए NCERT कहती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब जानते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर हमारे शरीर की सबसे भयानक बीमारियों में से एक है।
नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम की प्रॉपर्टी होती है, जिससे वे दूसरे सेल्स के कॉन्टैक्ट में आने पर अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। मगर कैंसर सेल्स यह प्रॉपर्टी खो देते हैं, जिससे वे पागनों की तरह डिवाइड होकर ट्यूमर बना लेते हैं। ये ट्यूमर्स दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, बिनाइन ट्यूमर्स। ये एक ही जगह रहते हैं और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। नंबर 2, मलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये असली कैंसर हैं। इनके सेल्स, नियोप्लास्टिक सेल्स, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और आसपास के नॉर्मल सेल्स का खाना छीन लेते हैं। ये खून के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाते हैं, जिसे मेटास्टैसिस कहते हैं। ये कैंसर का सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है। अब जानते हैं कैंसर के कारण। कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मतलब जब नॉर्मल सेल्स नियोप्लास्टिक सेल्स यानी कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू, तो इन एजेंट्स को कार्सिनोजेंस कहते हैं। फिजिकल में एक्स-रेज, गैमा रेज और यूवी रेज डीएनए डैमेज करती हैं। केमिकल, तंबाकू के धुएं में मौजूद कार्सिनोजेंस। बायोलॉजिकल, कैंसर पैदा करने वाले वायरस जिन्हें ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं। हमारे सेल्स में भी प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं जो एक्टिव होने पर कैंसर पैदा कर सकते हैं। डिटेक्शन और ट्रीटमेंट। कैंसर को पहचानने के लिए बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी, सीटी स्कैन और एमआरआई का इस्तेमाल होता है। इलाज के लिए सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे बालों का झड़ना और एनीमिया होते हैं, दी जाती है। आजकल मरीजों को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स जैसे अल्फा इंटरफेरॉन दिए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़। NCERT के हिसाब से 3 मुख्य ड्रग्स ग्रुप्स हैं। ओपियोड्स, ये हमारे CNS और पेट के रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं। हेरोइन, स्मैक, ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है। ये वाइट, ओडरलेस, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ये एक डिप्रेसेंट है जो शरीर के फंक्शंस को धीमा कर देता है। कैनाबिनॉइड्स, ये भांग कैनबिस सटीवा के पौधों से मिलते हैं। इसमें मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा शामिल हैं। ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर असर डालते हैं। कोका एल्कलॉइड या कोकेन, ये इरिथ्रोक्साइलम कोका से मिलता है। ये डोपामीन के ट्रांसपोर्ट में दखल देता है। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी और खुशी यानी यूफोरिया महसूस होती है, लेकिन ज़्यादा डोज से हेलुसिनेशंस हो सकता है। स्मोकिंग और अन्य ड्रग्स। तंबाकू में निकोटीन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड को उत्तेजित करता है, जिससे बीपी और धड़कन बढ़ जाती है। स्मोकिंग से खून में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ज़्यादातर लोग क्यूरियोसिटी या दोस्तों के दबाव में ड्रग्स शुरू करते हैं। बार बार इस्तेमाल से शरीर का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, जिससे इंसान और ज़्यादा ड्रग्स लेने लगता है। अगर ड्रग्स अचानक रोक दिए जाएं, तो विड्रॉल सिंड्रोम जैसे घबराहट, पसीना आना, उल्टी होने लगता है। प्रिवेंशन, माता पिता और दोस्तों का सपोर्ट, फालतू के कंपटीशन और दबाव, पीयर प्रेशर से बचना, मुश्किल वक्त में प्रोफेशनल